नमस्कार। 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक बुलंदशहर के औरंगाबाद दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम में अपना संबोधन देते हुए कहा है कि राजपथ का नाम बदलने की जरूरत नहीं थी और ये नाम कोई अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं था। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा कि वह हर तीसरे दिन उद्घाटन करते हैं और आज कुछ नहीं रहा होगा तो राजपथ का नाम बदलकर उसका उद्घाटन कर दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि वह अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। वहीं सतपाल मलिक बृहस्पतिवार को बुलंदशहर के गांव मूडी बकापुर में करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री से लड़ा तो यही वजह है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ होता तो तब तक ईडी और इनकम टैक्स की टीम आ जाती। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ भी की, कहा कि श्रीनगर के 2 मामलों को लेकर प्रधानमंत्री के पास गया था, मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री को बताया तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने दोनों मामलों को रद्द कर दिया था। जो किसान आंदोलन आपका हुआ था, उससे दुनिया के इतिहास में ऐसा किसान आंदोलन नहीं हुआ। 700 लोग मारे गए। दिल्ली के नेता तो कुतिया मरती है तो उसके लिए कंडोलेंस भेजते हैं, लेकिन उनके लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। और जब बिल्कुल मुझे शर्मिंदगी हुई कि हमारे वर्गों के लोग 1 साल से वहां पड़े हुए हैं, उनसे बातचीत नहीं हो रही है, तब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया। और अखबार वालों से मैं कहूंगा, ये मत लिख देना कि मैंने प्रधानमंत्री पे हमला बोला। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, अभी भी मुझे उनसे बहुत उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि उनसे हम अपनी बात मनवा लेंगे। लेकिन जब मैं उनसे मिलने गया और मैंने कहा कि साहब ये 4 महीने से पड़े हैं, इनका कुछ सुन लें, तो उन्होंने कहा चले जाएंगे सरकार, कोई ऐसी बात नहीं। तब मैंने कहा कि आप इनको जानते नहीं, पीछे अच्छा न सिखों को जानते हो, न उत्तर भारत के किसानों को जानते हो। ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। और सिखों का तो मैंने बताया कि इनके तो गुरुओं ने अपने 4 बच्चे कटवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। ये वो कौम है जो अपना सब कुछ दांव पे लगा के लड़ाई में उतरती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी लड़ाई किसके साथ है। अभी भी मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जब बहुत ही गड़बड़ होने लगी तो मैंने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया और उसमें मैंने कहा कि अगले चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी मिलेंगे नहीं, कहीं ढूंढे हुए। तो अगले ही दिन 3 कानून वापस हो गए और उन्होंने किसानों से क्षमा भी मांगी और उसी वक्त ये भी कहा कि हम एमएसपी को लागू करेंगे। ऐसा था जैसा दुनिया में कहीं नहीं। 1 साल चला, 13 महीने, एक भी पत्थर किसानों ने किसी को नहीं मारा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, इस्तीफा अपनी जेब में रख के गया और मैंने कहा साहब ये जाति हो रही है, इनकी बात मान लीजिए। उन्होंने कहा नहीं सतपाल चले जाएंगे। मैं कहा साहब आप जानते नहीं हो, इनको ये तब जाएंगे जब आप चले जाओ, ये आसानी से नहीं जाएंगे। और उनको ये इल्हाम हो गया था कि वाकई तभी जाते जब ये चले जाते। मैंने ये भी बताया कि अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे जो इंदिरा गांधी के भतीजे थे। उन्होंने मुझे बताया था कि जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ तो इंदिरा जी ने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया। जब वो पाठ करा रही थी तो अरुण नेहरू जी ने कहा कि फूफी आप इस सब में यकीन नहीं करती थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तख्त तोड़ा है और जिसने इनका अकाल तख्त या स्वर्ण मंदिर छुआ है
वो जिंदा नहीं रहा है, ये मुझे मारेंगे। और वही हुआ, वो मारे, जनरल वैद्य मारे, जनरल डायर मारा, और यहाँ सैंडर्स को भगत सिंह ने मारा। तो ये कौन ऐसी है जो छोड़ती नहीं है, भूलती भी नहीं। मैंने ये भी कहा हम उनसे, प्रधानमंत्री जी से, मगर ये मत समझ लेना ये 300 साल भी नहीं भूलते हैं। तो खैर उनकी समझ में आया, उन्होंने कानून तो वापस ले लिए, लेकिन ये एमएसपी अगर नहीं हटाएंगे तो दोबारा एक बड़ी लड़ाई किसानों के साथ होगी, और मैं ये गवर्नरशिप छोड़ के उस लड़ाई में कूद पड़ूंगा। वहीं अब बात करेंगे लंपी वायरस की। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस कहर बरपा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों की अगर बात करें तो आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लंपी वायरस 15 राज्यों के 175 जिलों में 15 लाख से ज्यादा गायों को अपनी चपेट में अब तक ले चुका है। वहीं अब तक इस वायरस से संक्रमित होने के बाद 75,000 गायों की मौत हो चुकी है। हालांकि वास्तविक आंकड़े इससे ज्यादा हो सकते हैं। लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रभावित राज्य बचाव के लिए तमाम उपाय भी कर रहे हैं। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में संक्रमण भी फैल रहा है। आंकड़ों के अगर माने तो राजस्थान के 33 जिलों में लंपी वायरस फैल चुका है। वहीं गुजरात के 33 जिलों में से 26 में ये संक्रमण कहर बरपा रहा है, जबकि पंजाब के 23 जिलों और हरियाणा के सभी 22 और यूपी के 21 जिले इस वायरस की चपेट में हैं। वहीं लंपी वायरस के चलते गौ पालन के जरिए आजीविका कमाने वाले काफी परेशान हैं। उनके सामने अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं दूसरी ओर दूध की किल्लत भी हो रही है। इधर लंपी प्रभावित राज्यों की सरकारें बारिश थमने का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि इस संक्रमण के फैलने की वजह बरसात बताई जा रही है। वहीं बारिश के थमने के साथ ही मच्छर इत्यादि भी कम होंगे और लंपी वायरस का कहर भी थमने लगेगा। वहीं इस दौरान आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से हो रहा है। गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने स्वदेशी वैक्सीन भी निर्मित कर ली है। लंपी संक्रमित होते ही गायों की दुग्ध क्षमता कम हो जाती है या पूरी तरह बंद हो जाती है। सबसे ज्यादा लंपी प्रभावित राजस्थान के 5 जिलों में तो इस कारण दुग्ध उत्पादन जो है वो 30% कम हो गया है। वहीं गुजरात में दुग्ध उत्पादन पर 10% असर पड़ा है, जबकि पंजाब में 7% और दुग्ध उत्पादन जो है वो घट गया है। वहीं आपूर्ति कम हुई तो डेयरी संघों ने दूध के दाम में 2 से 4 रुपए का इजाफा कर दिया। बता दें आपको कि लंपी त्वचा रोग LSD एक वायरल बीमारी है जो मवेशियों को प्रभावित करती है। ये रक्त पोषक कीड़ों जैसे मक्खियों और मच्छरों की कुछ प्रजातियों या टिक्स द्वारा प्रेषित होता है। ये त्वचा पर बुखार और गांठ का कारण बनता है और इससे मवेशियों की मृत्यु हो सकती है। वहीं लंपी संक्रामक रोग पॉक्स विरिडे नामक वायरस के कारण होता है। इसे नीथलिंग वायरस के रूप में भी जाना जाता है। वहीं मवेशियों में LSD के कुछ बुनियादी लक्षण बढ़े हुए लिम्फ नोड्स, लिम्फ त्वचा, बुखार में और चलने में कठिनाई है। वहीं अब बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय पहुंचकर सभा को संबोधित किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए हैं। और इसके अलावा सीएम ने उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जौनपुर नए उत्तर प्रदेश के नए भारत का जनपद है। विकास की सभी सुविधाएं जौनपुर को दी जाएंगी। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए जौनपुर की जनता ने जो समर्थन और आशीर्वाद दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करने और विकास के प्रति आप सबको आश्वस्त करने के लिए ही मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज प्रातः काल ही मैंने जौनपुर में आकर के यहां पर स्वर्गीय उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है,
जौनपुर में नवनिर्मित एसटीपी के भी कार्यप्रणाली को नजदीक से देखा है और विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे जुड़ने और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास को इस मंच के पीछे लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर अब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक जनपद है और बहुत शीघ्र जौनपुर में वे सभी प्रकार की सुविधाएं जौनपुर वासियों को प्राप्त होंगी जिसको लेकर के दशकों से यहां के लोगों को इंतजार था। भाइयों बहनों, विकास आज की आवश्यकता है, लेकिन हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास की योजनाओं के लिए ईमानदारी के साथ वे योजनाएं जिस उद्देश्य से शासन ने दी है उसकी धनराशि का उपयोग उस संबंधित कार्य पर हो, इस पर भी उतना ही ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा जिस प्रकार के रैकेट 2017 के पहले प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों में घुन की तरह लग करके पूरी व्यवस्था को खोखला बनाने का कार्य कर रहे थे, उसका परिणाम जग जाहिर है और उसकी कीमत पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को भुगतना पड़ा था। आज तो उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं जाता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। 5 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 5 साल पहले जब आप एक यहां के नौजवानों को, यहां के नागरिकों को उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाने के लिए किसी कार्यवश जाना पड़ता था, उनके सामने पहचान का संकट था, विश्वास का संकट था और उस समय उन लोगों को अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विगत 5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में की सरकार ने आप सबके सहयोग से अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत कार्य किया, आज देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मॉडल को लोगों ने हाथों हाथ लेकर के इस बात को स्वीकारा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के जब आंकड़े सामने आते हैं तो आंकड़े इस बात को चौंकाने वाले होते हैं। इन आंकड़ों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बन रही है। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश के अंदर रोजगार और निवेश की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ा रही है। और अगर नौजवान को घर में ही रोजगार मिल जाएगा तो वह फिर दूसरी जगह क्यों जाएगा? उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को मिल ही जाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर आज वे सभी संभावनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ले। मैं भी देख रहा था एग्जीबिशन में, बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चे थे और कितना धारा प्रवाह बोल रहे थे, कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अगर बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों के मन में विज्ञान के प्रति, तकनीक के प्रति, भाषा के प्रति आज आधुनिक बोध उनके मन में है और वैज्ञानिक भाव उनके मन में है, क्योंकि उनको उस प्रकार का मंच मिल रहा है।
कुछ कर गुजरने की एक चाहत उनके मन में है और प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उस प्रकार के भाव पैदा किए हैं, उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और आज यही मैं यहां पर देख रहा था, वे बच्चे इससे पहले इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि पिछली सरकारों के पास फुर्सत ही नहीं थी। पिछली सरकारों ने शिक्षा को नकल का जरिया बना दिया था। शिक्षा को इतना उन्होंने भ्रष्ट करने का प्रयास किया था। शिक्षक नहीं थे, विद्यालय भवन जर्जर थे, परीक्षा की पारदर्शिता नहीं थी, नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव था, हर एक चीज के दाम तय होते थे, किसी व्यक्ति को न्याय पाने का विश्वास नहीं था। आज तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार हर व्यक्ति के साथ खड़ी है, हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है, हर व्यक्ति के साथ सुरक्षा की गारंटी देती है। कानून के नजरिए में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of engine. Macco lubricant, ready to dry.